आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही ज़रूरी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल वेब पर चर्चा करेंगे जिसका इंसान दरअसल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मात्र है। हाँ, और ये समझना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम नेचर से अलग नहीं हैं। एकदम। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ज़मीन के अंदर के वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पत्थरों पर लगे लाइकेंस से लेकर विशालकाय बरगद के पेड़ और समुंदर की ब्लू वेल्स तक, ये सब ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और सुनने में शायद ये सिर्फ बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगे, पर हमारी हवा की क्वालिटी या पानी का फिल्टर होना, यहाँ तक कि मिट्टी का उपजाऊ होना भी यही फ्लोरा और फौना मेंटेन करते हैं। सही बात है। इनके बिना तो अस्तित्व का सोचना भी बेमानी है। तो आज हमारे पास जो सोर्सेज है ना, उनमें इकोलॉजिकल रिसर्च है, गवर्नमेंट एक्ट्स हैं और ग्राउंड लेवल के कई रियल केस स्टडीज शामिल हैं। और इस पूरे डीप डाइव का मकसद सिर्फ आंकड़ों को डेटा को पढ़ना नहीं है। हमें इस वेब को समझना है, ये समझना है कि नेचर को बचाना दरअसल खुद को बचाना क्यों है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये डीप डाइव इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में ना दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। पर आयरनी ये है कि आज वही नेचर शायद अपने सबसे बड़े स्ट्रेस से गुजर रहा है। एक तरफ हमारी परंपराओं में नेचर के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है, और दूसरी तरफ आज वही रिसोर्सेज सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पता है, इस रिश्ते को समझने के लिए ना सोर्सेज में एक लेप्चा फोक सॉन्ग का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ओ हाँ, वो सॉन्ग। उसकी लाइंस बहुत ही गहरा मीनिंग रखती हैं। हाँ, उसकी एक लाइन है कि नरक, माई लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चाज। लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द फॉरेस्ट्स, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स। ये लाइन एक बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड व्यू दिखाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पहाड़ों और नदियों के ठीक बाद इंसेक्ट्स और एनिमल्स का जिक्र आता है। ट्रेडिशनली इंसान और नेचर का रिश्ता कितना हार्मोनियस या सुरीला रहा है। कोई फर्क नहीं था बड़े पहाड़ और एक छोटे से कीड़े के बीच। एकदम। और इसी को आज की मॉडर्न साइंस बायोडाइवर्सिटी कहती है। इसका असली मतलब सिर्फ अलग-अलग प्रजातियों का होना नहीं है, बल्कि उन सब का एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना है। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई ना जब इस इंटरडिपेंडेंस को हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया। सही कहा। जिन रिसोर्सेज पर हमारी सांसें टिकी हैं, उन्हीं का ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। तो इससे एक फंडामेंटल सवाल बनता है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। हमें फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत ही क्यों है? आमतौर पर ना जब कंजर्वेशन शब्द आता है तो दिमाग में किसी टाइगर या हाथी की तस्वीर बनती है। हाँ, आम धारणा वही है। पर मुद्दा सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में है। हवा, पानी, मिट्टी। अगर फॉरेस्ट्स नहीं होंगे तो हवा और पानी का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसका एक और बड़ा पहलू है जिसका जिक्र सोर्सेज में बार बार आया है, प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। बिल्कुल। और ये सीधा हमारी इकोनॉमी और खाने की थाली से जुड़ा है। जैसे एग्रीकल्चर को ही ले लीजिए। आज के मॉडर्न दौर में भी ना खेती काफी हद तक ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज पर निर्भर करती है। अगर हम अलग अलग किस्म के बीजों को बचाकर नहीं रखेंगे तो कल को कोई नया पेस्ट या डिजीज पूरी फसल एक झटके में बर्बाद कर सकती है। एग्जैक्टली। डाइवर्स जेनेटिक पूल होने से ही नेचर के पास अडेप्ट करने का चांस होता है। वो नेचर की एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। और यही सेम रूल फिशरीज पर भी अप्लाई होता है ना? हाँ हाँ। नदियों और समुंदरों की एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना सिर्फ मछलियों को बचाना थोड़ी है। अगर एक्वाटिक इकोलॉजी बिगड़ती है तो वहाँ की पूरी फूड चेन कोलैप्स कर जाएगी, जिसका सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी वहां से आती है। तो इन्हीं सब तबाहियों को देखते हुए शायद 1960s और 1970s में कॉन्जर्वेशनिस्ट्स ने कड़ी मांग उठानी शुरू कर दी थी। सही बात है। देश के एनवायरनमेंट की हालत उस वक्त तेजी से बिगड़ रही थी और एक स्ट्रिक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की सख्त जरूरत थी, जिसका डायरेक्ट नतीजा था 1972 का वो फेमस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट इंडियन कॉन्जर्वेशन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके तहत पहली बार ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेक्टेड स्पीशीज की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। और मकसद साफ था कि जो बची हुई एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाना है। उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए गए थे? सबसे पहले तो हंटिंग पर पूरी तरह से बैन लगाया गया। उसके बाद उनके नेचुरल हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन दी गई
और वाइल्ड लाइफ के ट्रेड पर बहुत भारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं। और उस दौर में गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का भी एक लंबा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था। पर सबसे ज्यादा ध्यान उन प्रोजेक्ट्स पर था जो स्पेसिफिक जानवरों पर टारगेटेड थे। हाँ, जैसे कि टाइगर और वन हॉर्न राइनोसरस पर तो फोकस था ही। साथ ही उस लिस्ट में कश्मीर स्टैग भी था, जिसे हैंगुल कहते हैं, और 3 तरह के क्रोकोडाइल्स को भी शामिल किया गया, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और वो घड़ियाल। बिल्कुल। और एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट और वो ब्लैक बक जिसे हम चिंकारा कहते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिली थी। हाँ, और साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन और स्नो लेपर्ड भी शामिल थे। इन सभी को अचानक से फुल या पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन मिली। पता है, इन स्पेसिफिक जानवरों को चुनने के पीछे ना एक पूरी इकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होती है। इन्हें फ्लैगशिप स्पीशीज कहा जाता है। फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब उनको एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है। हाँ, जब आप किसी बड़े आकर्षक जानवर पर फोकस करते हैं तो दरअसल उसके बहाने आप उस पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर टाइगर को बचाना है तो उसके प्रे बेस को बचाना पड़ेगा, और उस शिकार को बचाने के लिए उन घास के मैदानों और घने जंगलों को बचाना पड़ेगा। समझ गया। ये एक अम्ब्रेला इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे बाकी अनजान प्रजातियां भी खुद ही बचा ली जाती हैं। और ये अम्ब्रेला इफेक्ट सबसे बेहतरीन तरीके से 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर में दिखता है। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे मैसिव और वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स में से एक माना जाता है। अगर आप उसके नंबर्स देखेंगे तो गंभीरता का अंदाजा होगा। हाँ, नंबर्स सच में काफी शॉकिंग थे। 20th सेंचुरी के शुरू में ना टाइगर्स की एस्टिमेटेड आबादी लगभग 55,000 हुआ करती थी। लेकिन 1973 आते आते ये नंबर गिरकर सिर्फ 1827 रह गया था। सोचिए, टॉप प्रेडेटर लगभग खत्म होने की कगार पर था, और इसके पीछे मुख्य कारण थे पोचिंग यानी शिकार, खास तौर पर टाइगर स्किन और बोन्स के लिए, जिनका ट्रेडिशनल मेडिसिन में बड़ा मार्केट था। साथ ही ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने से हैबिटेट सिकुड़ रहा था और प्रे बेस खत्म हो रहा था। और तब इंडिया और नेपाल सबसे प्राइम टारगेट्स थे, क्योंकि दुनिया के 2/3 टाइगर्स यहीं रहते थे। इस क्राइसिस से निपटने के लिए ही देश भर में मेजर टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ और राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसमें असम का मानस और केरला का परियार रिजर्व भी शामिल थे। पर इन रिजर्व्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? इम्पैक्ट ये रहा कि इन रिजर्व्स के बहाने पूरे बायोटाइप्स प्रिजर्व हो गए, जहां बाकी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स आराम से फ्लरिश कर सके। और यहीं से ना कंजर्वेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। वही आहा मोमेंट जिसका आप पहले जिक्र कर रही थी। बिल्कुल। शुरू में सारा ध्यान सिर्फ करिज्मेटिक मेगाफोना यानी बड़े जानवरों पर था, पर 1980s और 90s आते आते कंजर्वेशन का लेंस बदला। हाँ, मुझे सोर्सेज में एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी। जब हम नोटिफिकेशंस देखते हैं तो 1980 और 1986 में पहली बार बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्लाई को भी उस प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया, जहाँ टाइगर और हाथी थे। और उसके बाद 1991 में पहली बार 6 प्लांट स्पीशीज को भी उस लिस्ट में जगह दी गई। ये क्लियरली दिखाता है कि नेचर में छोटे से छोटे इंसेक्ट की भी वही अहमियत है जो किसी टॉप प्रेडेटर की है। मतलब एक बटरफ्लाई जो पॉलिनेशन करती है या एक बीटल जो मिट्टी को ठीक करता है, उनके बिना बड़े जानवरों का फाउंडेशन ही गिर जाएगा। सही बात है। इंसेक्ट्स फूड चेन के बेस पर होते हैं, उनका रोल इररिप्लेसेबल है, और इसी नजरिए ने कंजर्वेशन को पूरे वेब ऑफ लाइफ को सस्टेन करने का फ्रेमवर्क बना दिया। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल यहाँ आता है, इतनी छोटी और बड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए इतने विशाल देश के जंगलों को मैनेज कैसे किया जाता है? ये तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर जैसा लगता है तो मुश्किल। इसलिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांट दिया है: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। तो इसमें पहली और सबसे स्ट्रिक्ट कैटेगरी रिजर्व्ड फॉरेस्ट की होती है। देश के टोटल फॉरेस्ट एरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी कैटेगरी में आता है। हाँ, और कंजर्वेशन के नजरिए से इन्हें सबसे वैल्यूएबल परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स माना जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश है, जहां टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स के अंदर आता है। और जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स की। ये टोटल फॉरेस्ट लैंड का लगभग 1/3 हिस्सा बनाते हैं। इन्हें इसलिए नोटिफाई किया जाता है ताकि और ज्यादा डिप्लीशन या तबाही को रोका जा सके। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा
और राजस्थान में इनका बल्क देखने को मिलता है। और तीसरी अहम कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स की, और मुझे लगता है इस सेगमेंट से आगे की पूरी पिक्चर क्लियर होती है। इस कैटेगरी में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज का भी कंट्रोल होता है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात के हिस्सों में वहाँ के जंगलों को लोकल कम्युनिटीज ही ट्रेडिशनली मैनेज करती हैं, और ये कम्युनिटी का रोल ही इस पूरे डीप डाइव का असल कोर है। बिल्कुल। जब भी कंजर्वेशन की बात होती है तो लगता है किसी टॉप साइंटिस्ट या पॉलिसी मेकर ने लॉ बना दिया और काम हो गया, पर रियल केस स्टडीज ये साबित करती हैं कि इंडिया के लिए कंजर्वेशन नया नहीं है। हमेशा से ट्राइबल्स और लोकल कम्युनिटीज नेचर के साथ सस्टेनेबल तरीके से रहती आई हैं, और आज वही लोग कंजर्वेशन की फ्रंटलाइन पर खड़े हैं, कई बार तो गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ जाकर। इसका सबसे बड़ा सबूत तो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व वाला केस है। राजस्थान में वहाँ के विलेजर्स ने रिजर्व के आसपास इलीगल माइनिंग होती देखी, जिससे वाइल्ड लाइफ तबाह हो रही थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट का इंतजार नहीं किया, बल्कि सीधे उस माइनिंग के खिलाफ स्ट्रांगली आवाज उठाई, और उन्होंने आवाज उठाने के लिए खुद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ही अपना हथियार बना लिया। सोचिए, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के विलेजर्स ने एक्ट का सहारा लेकर एक सक्सेसफुल लड़ाई लड़ी। और एक केस जो अलवर से आता है वो तो और भी रेडिकल अप्रोच दिखाता है। हाँ, अलवर का सोंचरी केस। वहां 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर के जंगल को खुद ही भैरोदेव दाकाव सोंचरी घोषित कर दिया। और उन्होंने वहां किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का सहारा नहीं लिया। उन्होंने उस पूरे एरिया के लिए अपने खुद के रूल्स और कानून बना दिए। उनके रूल्स के मुताबिक वहां हंटिंग कंप्लीटली बैन हो गई और किसी भी बाहरी इंसान को एनक्रोच करने की मनाही थी। उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड्स की जगह अपनी खुद की कम्युनिटी पुलिसिंग लगा दी। इस पर एक काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि क्या बिना किसी साइंटिफिक प्रोटोकॉल के लोकल लोग अकेले बड़े थ्रेट्स हैंडल कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट आता है, पर अलवार के केस ने साबित किया कि जब उन गांव वालों की जिंदगी उस जंगल पर टिकी हो तो उनका फोकस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उन्हें पता होता है कि कहां से कितना रिसोर्स लेना है। वही विजडम हमें हिमालयस के फेमस चिपको मूवमेंट में भी मिलती है। चिपको का जिक्र सुनते ही लगता है लोग बस पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उन्हें काटने से रोका जा सके, पर सोर्सेज में इसका एक और बड़ा डायमेंशन दिखता है। हाँ, उन्होंने सिर्फ डिफॉरेस्टेशन रोका नहीं, बल्कि एफोरेस्टेशन यानी नए पेड़ लगाने की एक बहुत सक्सेसफुल ड्राइव भी चलाई थी, और वो भी अपनी लोकल इंडिजिनस स्पीशीज के साथ, ताकि वहां का लोकल इकोसिस्टम जेन्युइनली रिस्टोर हो सके। और इसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ऐसे मूवमेंट्स देखे गए, जैसे टेरी का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य का काम, जिन्होंने मॉडर्न केमिकल हेवी एग्रीकल्चर को चैलेंज किया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर यह साबित किया कि बिना किसी सिंथेटिक केमिकल के डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन भी इकोनॉमिकली पॉसिबल और सस्टेनेबल हो सकता है। इन्होंने बेसिकली इकोलॉजिकल फार्मिंग को वापस मेन स्ट्रीम में ला दिया। इन मूवमेंट्स को देखने के बाद ही शायद गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि सारे फॉरेस्ट सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल से नहीं मैनेज हो सकते, और वहां से शुरुआत हुई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या जेएफएम की। जेएफएम पॉलिसी 1988 में ओडिशा से फॉर्मलाइज हुई थी। इसका बेसिक डिजाइन बहुत प्रैक्टिकल था कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स को सिर्फ अकेला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की। गांव वालों की कमिटीज ग्राउंड लेवल पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे इलीगल कटिंग रोकना या जंगल की आग को बुझाना। लेकिन ये सब वन साइडेड नहीं था। इस प्रोटेक्शन के बदले में विलेजर्स को इंटरमीडिएटली बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मतलब उन्हें उस प्रोटेक्टेड जंगल से नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जैसे कि पत्ते, गोंद, फल और फूल लेने का राइट मिलता है, और बाद में हार्वेस्ट होने वाली लकड़ी यानी टिम्बर के प्रॉफिट में से भी एक हिस्सा दिया जाता है। ये इंटरडिपेंडेंस दिखाती है कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट आपस में टकराने के बजाय एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर इस पार्टनरशिप के अलावा इसका एक कल्चरल डायमेंशन भी है, जो प्योरली फेथ या श्रद्धा पर टिका है। आप बात कर रही हैं सेक्रेड ग्रोव्स या उन पवित्र वन की। बिल्कुल। भारत में नेचर वर्शिप, एनवायरनमेंट एथिक्स का एक बहुत डीप रूटेड हिस्सा है। सेक्रेड ग्रोव्स दरअसल फॉरेस्ट्स के वो पैचेस हैं जिन्हें लोगों ने सदियों से छुआ तक नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है वो देवी देवताओं का घर है। वहां एक डाली काटना या पत्ता तोड़ना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ये प्रिस्टीन वर्जिन फॉरेस्ट्स किसी कानून से नहीं, सिर्फ लोगों के बिलीव्स से बचे हुए हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो छोटा नागपुर रीजन में मुंडाज और संथाल ट्राइब महुआ और कदम्बा के पेड़ों की पूजा करती है। ओडिशा और बिहार में लोग शादियों में इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। पीपल और बरगद तो वैसे ही सेक्रेड ट्रीज है पूरे देश में।
और ये फेथ सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है, जानवरों के साथ कोएग्जिस्टेंस भी वैसा ही है। राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी का एग्जाम्पल काफी पॉपुलर है, जहां ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय और मोर गांव के बीच एकदम आजाद घूमते हैं। वो उन जानवरों को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं, वहाँ कोई शिकारी आने की हिम्मत नहीं करता। और इसी तरह हम देखते हैं मंदिरों के आसपास लोग मैकैक्स और लंगूर्स को डिवोटीज मानकर खाना खिलाते हैं। इन सब बातों का आखिर में एक लंबा चौड़ा सा यही निकलता है कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को अगर रोकना है तो लोकल कम्युनिटीज को सेंटर स्टेज पर रखना ही पड़ेगा। सही बात। ऐसी कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं हो सकती जो लोगों को उनके अपने रिसोर्सेज से ही एलियनेट कर दे। प्रोग्रेस को पीपल सेंट्रिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली दोनों होना पड़ेगा। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सोर्सेज की एक लाइन पढ़ना चाहूंगा जो लगभग 487 BC में गौतम बुद्धा ने कही थी। उन्होंने कहा था कि पेड़ एक अजीब ऑर्गेनिज्म है जो अपनी देखभाल के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि अपने जीवन के प्रोडक्ट्स सबको देता है। ये सभी को छाया और सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उस लकड़हारा को भी जो से काटने आता है। ये लाइन सच में नेचर के अनकंडीशनल और गिविंग बिहेवियर को दर्शाती है। पेड़ को उस लकड़हार से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस अपना धर्म निभा रहा है। और आज जब हम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट कानूनों के बावजूद एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या हमारा आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि हम मॉडर्न लीगल साइंस को इन प्राचीन परंपराओं और कम्युनिटी ओनरशिप के साथ डीपली मर्ज कर दें? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है कि क्या असल कॉन्जर्वेशन किसी मॉडर्न लैब या कानून में छिपा है या हमारे सदियों पुराने बिलीफ्स में। इस पर गहरा विचार करना अब हम सबके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है। इस जरूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल वेब को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस विचार पर गौर कीजिए और नेचर को किसी और बाहरी नजरिए से नहीं, बल्कि एक हिस्से के रूप में देखना शुरू कीजिए।